विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल पद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उसको पद से कौन हटा सकता है, वो किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, कौन कौन सी उसके पास में योग्यताएं होती हैं, कौन कौन सी उसके पास में शक्तियां होती हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके संबंध में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था और संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसने ये सुझाव दिया था कि राज्यपाल जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई। कृष्णमाचारी, जीवी पांत, बीजी खेर आदि ऐसे व्यक्ति थे जो निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऐसे व्यक्ति थे जो मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण किया और राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की ही पद्धति को अपनाया। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन देश की एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो की जाती है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार का एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल की एक प्रकार से दोहरी भूमिका होती है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान या प्रमुख भी होता है और उसके साथ साथ संघ का, केंद्र सरकार का एजेंट भी होता है। अब देखिए, हम धीरे धीरे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एक एक करके इन अनुच्छेदों के ऊपर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उस भाग के अंतर्गत राज्यपाल पद से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। शुरुआत 152 से होती है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल पद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 152 में है। अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और 2 राज्यों का भी एक संयुक्त राज्यपाल है वो हो सकता है। अनुच्छेद 154 जो है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएगा। अनुच्छेद 155 जो है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसी के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद जो है वो धारण करेगा। अनुच्छेद 157 और 158 जो है उसके अंतर्गत राज्यपाल पद की कुछ योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं हो। तो एक प्रकार से राज्यपाल संसद और विधानसभा का सदस्य यदि है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी दिन से उसका जो संसद एवं राज्य विधानसभा का पद है वो रिक्त माना जाएगा। शपथ के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है वो भी संविधान के अंतर्गत किया गया है। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो जो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 159 उसके अंतर्गत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है।
राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा संबंधी शपथ ग्रहण करता है। कार्यकाल के संबंध में यदि हम राज्यपाल की चर्चा करें तो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं या पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 156 जो है भारतीय संविधान का, उसके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। अब देखिए, राज्यपाल के वेतन और भत्तों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो राज्यपाल के वेतन, भत्ते और अन्य जो परिलब्धियां हैं उनका निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की परिलब्धियों, भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत राज्यपाल का वेतन जो है वो 36,000 रुपये 1,10,000 रुपये कर दिया गया है। उसके वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं। अतः राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तब उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। राज्यपाल जो हैं उनको निःशुल्क शासकीय आवास है वो प्रदान किया जाता है। अब एक एक करके हम राज्यपाल की जो प्रमुख शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 154(1) है उसके अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। इस प्रकार राज्य के समस्त जो प्रशासकीय कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाएंगे। राज्यपाल की कार्यपालिका और प्रशासकीय जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत कुछ शक्तियों को सम्मिलित किया गया है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो तो ये है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164(1) है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो सबसे प्रमुख शक्ति ये हुई कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 167 है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषय कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं उनकी सूचना राज्य का जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री से मांग सकता है। इसके अलावा राज्यपाल जो हैं वो विभिन्न उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जिनमें राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति। तो इन सब महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भारत के राष्ट्रपति को आवश्यक परामर्श देता है। राज्य में मान लीजिए संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्य सूची
विषयों पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार होता है। समवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य द्वारा बनाए गए कानून में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है। यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? एक सदस्य मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय का, और विधानसभा के अंतर्गत अनुच्छेद 333 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य जो है उसका मनोनयन कर सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में भी 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं या विशेष अनुभव रखते हैं। तो ये जो विधान परिषद में 1/6 सदस्य के मनोनयन का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत प्रदान किया गया है, और विधानसभा में सदस्य मनोनीत करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 333 में प्रदान किया गया है। अब विधायी शक्तियों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि विधायी क्षेत्र में राज्यपाल को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए, राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल है वो तीनों से मिलकर बनता है, जहाँ पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है, वहाँ तीनों से मिलकर, और जहाँ केवल एक सदन होता है राज्य विधानमंडल का, विधानसभा, तो वहाँ विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 174 है उसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों पर समय समय पर एक प्रकार से सत्र बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है, सत्रावसान करता है, किंतु वो ये भी देखता है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि विधानसभा के सत्र बुलाना, उनका सत्रावसान करना और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो, ये सारी जो जिम्मेदारी, जो शक्तियां हैं, ये एक प्रकार से राज्यपाल को प्रदान की गई हैं। राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। किसी राज्य की विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि विधानसभा की कोई बैठक हुई हो। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के किसी सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। साथ ही विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार के लिए किसी सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। तो कहने का मतलब है कि राज्यपाल को अभिभाषण संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, सदन में संदेश भेजने के संबंध में शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यपाल जो हैं वो विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो प्रथम सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा में जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ एक साथ एकत्रित हुए दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी पारित विधेयक है वो तभी कानून का रूप ग्रहण करेगा जब उसके ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देगा। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जिस पर वह अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। धन संबंधी विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। वह विधेयक को अपनी अनुशंसाओं के साथ विधानमंडल के समक्ष पुनः लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। परंतु यदि विधानमंडल विधेयक को उसी रूप में या कुछ संशोधित रूप में पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ये अनुच्छेद 200 में प्रावधान किया गया है। यानी
विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को धन विधेयक को छोड़कर राज्यपाल है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वो दोबारा पारित हो जाता है, पुनः पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अन्य विधेयकों को वह अपनी स्वविवेक के अनुसार आरक्षित रख सकता है। संविधान में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल कौन से विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। अब देखिए, अध्यादेश जारी करने की गई है। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है उसके अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब राज्य की विधानसभा और विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा होता है और राज्य में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं कि शीघ्र कार्रवाई करनी आवश्यक होती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राज्य सूची एवं समवर्ती सूचियों तक विस्तृत है, किंतु निम्न विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। जिन विषयों पर विधानमंडल में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है, जिन विषयों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के समक्ष या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। विधानमंडल के पुनः सम्मिलित होने के 6 सप्ताह की समाप्ति या इससे पूर्व ही विधानमंडल द्वारा उसे अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि विधानमंडल अध्यादेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव 6 सप्ताह की समाप्ति के पहले पारित करता है तो वह एक प्रकार से अधिनियम एक्ट बन जाता है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों में बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना पश्चातवर्ती बाद वाली तिथि से की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि राज्यपाल को एक प्रकार से अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है जब राज्य विधानमंडल या विधानसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है और राज्य में मान लीजिए ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि तुरंत कानून बनाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करता है बिना विधानसभा की स्वीकृति के 6 सप्ताह तक, और 6 सप्ताह के अंदर अंदर स्वीकृति मिलने के पश्चात इसको 6 माह के लिए और अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। देखिए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय का अनुमानित विवरण यानी बजट है वो विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, जो अनुच्छेद 202 में प्रावधान है। राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। उसकी सिफारिश पर ही विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की मांग की जा सकती है। राज्य सरकार की जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के पूर्ण नियंत्रण में होती है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए वह इस निधि में से सरकार को धन दे सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो संक्षेप में हम देख सकते हैं कि कोई विधेयक, मान लीजिए धन विधेयक है, और वो किसकी स्वीकृति से विधानसभा में, किसकी अनुमति से विधानसभा में रखा जाएगा, तो ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही वो विधानसभा में रखा जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बजट है वो सदन के समक्ष रखवाता है। आकस्मिक निधि के ऊपर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये वित्तीय क्षेत्र में जो राज्यपाल है उसको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब हम न्यायिक शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उनको देखते हैं। राज्यपाल को जो अनुच्छेद 161 है उसके अंतर्गत उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किए गए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है।
राज्यपाल को राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है और न ही वह संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को या सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित संघ सूची के विषयों से संबंधित सभी अपराधों एवं सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेशों को क्षमा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ यदि मान लीजिए हम राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं और जो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं उसमें यदि थोड़ा अंतर करें तो राष्ट्रपति जो है उसकी जो शक्ति है वो संपूर्ण भारत के लिए है, संघ जो सूची है उसके विषयों से संबंधित है उसके, जबकि राज्यपाल जो है वो राज्य की जो विधि है वहाँ तक सीमित है और मृत्युदंड संबंधी जो मृत्युदंड के मामले हैं उनको वो माफ़ नहीं कर सकता, उनमें कोई वो नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता, और जो सेना के न्यायालयों के निर्णय हैं उनके विरुद्ध भी कोई किसी प्रकार का वो निर्णय नहीं ले सकता। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है, जो अनुच्छेद 192 में स्पष्ट किए गए हैं। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति और पदोन्नति आदि उस न्यायालय के परामर्श से ही करता है। अब भारत के राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। विवेकाधीन शक्तियों में अनुच्छेद जो 163 है उसमें कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन बातों को सविवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना कर सकता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल अपने समस्त जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करते, वह कुछ कार्य मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी करते हैं जो उसकी सब विवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। संविधान में प्रत्यक्षतः कुछ उपबंधित शक्तियां उसको प्रदान की गई हैं, जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। अब कुछ अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियां जो हैं वो भी राज्यों के राज्यपालों को प्रदान की गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा है और उसमें जो चुनाव हुए और उसके बाद में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में वह अपनी इच्छा अनुसार सविवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए और त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देती है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद है उसको भंग कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में सविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। वह मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर करने का आदेश है वो भी दे सकता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की शक्तियाँ, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आगे इसी तरह के वीडियो हैं वो जारी रहेंगे। धन्यवाद।